Good morning, everyone. तो कल हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमने पहले इंट्रोडक्शन देखी कि किस बारे में सब्जेक्ट है, कितना इसका वेटेज है एग्जामिनेशन में, और उसके बाद हमने चर्चा स्टार्ट की थी भारतीय समाज की विशेषताओं पर। जिसमें हमने सबसे पहले जाति व्यवस्था पर चर्चा की। हमने देखा कि जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं और जाति व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, उस बदलाव को लाने वाले, उस परिवर्तन को लाने वाले कारक क्या है। हमने यहां क्वेश्चन पर डिस्कशन अपनी छोड़ी थी। ये क्वेश्चन है आपका 250 शब्दों का और 15 नंबर का। तो क्या आप लोगों ने कोशिश की इस क्वेश्चन को लिखने की? हाँ जी, हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन पहले आपको लिखना था ये क्वेश्चन। हम लोग डिस्कस तो करने वाले हैं। तो केवल एक स्टूडेंट ने इस आंसर को लिखा है। ओके, आप लोगों ने ट्राई किया। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। समकालीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ कमजोर भी हो रही है। चर्चा कीजिए। तो यदि इस प्रश्न को आप देखेंगे तो इसमें दो बातें हैं कि मजबूत हो रही है और कमजोर हो रही है। मतलब कि आप इसको यदि हमारी चर्चा से देखना चाहें तो इसमें परिवर्तन भी आ रहे हैं और निरंतरता भी बनी हुई है। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है, ये इस प्रश्न ने पूछा है। तो एक बात तो ये कि हमें परिवर्तन और निरंतरता दोनों को बराबर हमें भारांश रखना है, दोनों का 50-50% परिवर्तन और निरंतरता दोनों के बारे में लिखना है। अब देखिए, जो बॉडी है आपकी क्वेश्चन की, उसमें आप ये दोनों पार्ट लिखेंगे कि कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, कैसे निरंतरता बनी हुई है। उससे पहले आइए इंट्रोडक्शन पर। अब यदि हमें इस प्रश्न को इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, हमें पता क्या क्या है इसके बारे में। हमें पता है कि परिवर्तन और निरंतरता कैसे देखने हैं, उसके फीचर्स यानी विशेषताओं को देखकर, कि एक विशेषता लेंगे और उसमें देखेंगे कि परिवर्तन आया है या निरंतरता बनी हुई है। उसके अलावा हमें पता है कि परिवर्तन और निरंतरता को बनाए रखने वाले कारक भी हमें पता है, कि परिवर्तन लाने वाले कारक ये हैं, चाहे वो शिक्षा हो, भूमंडलीकरण हो, शहरीकरण हो। उसके अलावा हमें निरंतरता के कारक भी पता है, निरंतरता के और साथ ही साथ परिवर्तन के, दोनों के कारक हमें पता है। तो क्या हम इंट्रोडक्शन में परिवर्तन के कारक लिखकर स्टार्ट कर सकते हैं? क्या इंट्रोडक्शन में हम परिवर्तन के कारक लिखकर स्टार्ट कर सकते हैं? भूमंडलीकरण पर आएंगे। भूमंडलीकरण एक चैप्टर है आपका पूरा, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन।
देखिए, तो इंट्रोडक्शन में या तो हम परिवर्तन के कारक लिखकर स्टार्ट करें, इसके अलावा हम जाति व्यवस्था के हम जाति व्यवस्था के जो कुछ फीचर हैं, जो कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी संक्षेप में यहां पर लिख सकते हैं। फिर बात करें यदि हम कंक्लूजन की, तो हम सोच सकते हैं कि कैसे जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। हम कंक्लूजन में बता सकते हैं कि जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। इसके अलावा कोई और इंट्रोडक्शन यदि आपके जहन में आ रही हो, कोई और प्रकार की इंट्रोडक्शन जो आप सोच पा रहे हो। देखिए, परिवर्तन की बात कर रहे हैं जाति व्यवस्था में, तो आपको ध्यान हो तो जाति व्यवस्था हमने कहां से शुरुआत की थी? हमने कहा था कि पहले वर्ण व्यवस्था थी, फिर वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की ओर आए, और जाति व्यवस्था से हम वर्ग पदानुक्रम या वर्ग व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। तो ये जो आपका ट्रांजिशन है, वर्ण व्यवस्था से जाति और जाति से वर्ग व्यवस्था, इसके बारे में भी हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। जाति व्यवस्था की परिभाषा, देखिए, जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है लिखने का, बेहतर ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के आसपास ही है, तो हम वो लिखेंगे बजाय कि हम उसकी डेफिनेशन लिखें। और इसी प्रकार से मैंने आपको दूसरा टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी बताया है, जिसमें हम जाति व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। तो वैसे भी किसी भी चीज को यदि हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी विशेषताओं से ही करते हैं। तो आप विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको परिभाषा देने की ऐसा जरूरत नहीं है। तो या तो परिवर्तन के कारक बता दें, या फिर हम जो जाति व्यवस्था किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है प्राचीन काल से, मध्यकालीन काल से, और हम यदि आज समकालीन भारत में आते हैं, तो हम उस ट्रांजिशन के बारे में, उस परिवर्तन के बारे में लिख सकते हैं। उसके अलावा कंक्लूजन में एक तो हो गया कि कैसे जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। दूसरे प्रकार से यदि आप देखें, तो परिवर्तन के अलावा हमारे पास और कौन से कारक हैं? निरंतरता के कारक हैं। तो हम निरंतरता के कारक भी या तो कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्या कह रहे हैं कि हमें जाति व्यवस्था में परिवर्तन और निरंतरता दोनों को बताना है। तो परिवर्तन और निरंतरता बताएंगे हम यहां पर बॉडी पार्ट में, कि कैसे, जैसे आपके हमने विशेषताओं की बात की है कि जन्म से आपकी सदस्यता है। उसके अलावा हमने बात की थी एंडोगेमी की, यानी अंतर विवाह की। उसके बारे में, तो जो भी हमारी विशेषताएं थी उस विशेषता को उठाएंगे और उसके दोनों पहलुओं को हम लिखेंगे कि कैसे इस विशेषता में निरंतरता बनी हुई है या कैसे इस विशेषता में परिवर्तन आ रहा है। तो जो बॉडी पार्ट है वो आपका आसान रहेगा। करना ये होगा कि बॉडी में आप एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ इसको लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में या तो परिवर्तन या निरंतरता के कारक, या फिर जाति व्यवस्था के जो विशेषताएं हैं उनको, या फिर आप बता सकते हैं कि कैसे वर्ण से जाति और जाति से वर्ग व्यवस्था की ओर हम जा रहे हैं। तो जल्दी से बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। हाँ जी, यदि आपने विशेषता लिखी है, उसकी परिभाषित करने की का प्रयास किया है तो ठीक है, लेकिन आप देखें कि हमें क्वेश्चन के आसपास ही रहना है, हमें क्वेश्चन से ज्यादा दूर नहीं जाना। आमतौर पर सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि जाति व्यवस्था पर प्रश्न आया तो जाति व्यवस्था के बारे में जो भी पता है वो लिख दिया। हमें वो ना लिखकर जो प्रश्न में पूछा गया है उसकी चर्चा हमें करनी है। ओके, हाँ जी, खाप पंचायत के बारे में लिख सकते हैं। खाप पंचायत किसमें हमने पढ़ी थी? निरंतरता के कारक में। साथ ही साथ जो खाप पंचायत है वो हमने क्या कहा था कि एक विशेषता भी है जाति व्यवस्था की, क्योंकि पहले हमारे पास न्यायालय नहीं थे। तो जो न्याय
की प्रक्रिया है वो इसी के द्वारा, खाप पंचायत के द्वारा की जाती थी। बॉडी में हमें लिखना है, हमें सारे जो फीचर्स आपको ध्यान होंगे, विशेषताएं ध्यान होंगी जाति व्यवस्था की, हमने लिखी थी समाज का खंडीय विभाजन, जन्म से सदस्यता, अंतर्विवाह, खान पान के विशिष्ट शैली, जीवन की विशिष्ट शैली, इन सभी फीचर्स को हम एक एक करके लेंगे और उनके बारे में लिखेंगे कि कैसे परिवर्तन आया है या निरंतरता बनी हुई है। बॉडी में हमें यह लिखना है। उसके बाद आपने पूछा कि वर्ग व्यवस्था क्या है। आज के समय में आप देखें कि जो आप नौकरी करते हैं, जो आपकी संपत्ति है, उसके आधार पर समाज स्तरीकृत है, समाज में स्तरीकरण है, उसको हम वर्ग व्यवस्था कहते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स का एक वर्ग है। अब डॉक्टर किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, पर एक जो वर्ग है वो डॉक्टर है। इसी प्रकार से इंजीनियर्स का एक वर्ग है, या फिर जो आप मान लीजिए अपने नेता हैं, उनका एक वर्ग है। वो किसी भी जाति से हो सकते हैं, पर उनका वर्ग एक है। वर्ण की विशेषताओं पर कल चर्चा हमने कर ली थी। फीचर में समलैंगिक विवाह की हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें अंतर विवाह की बात करनी है कि पहले अंतर विवाह था कि आपको अपनी जाति के अंतर्गत ही विवाह करना है, पर अब हम देखते हैं कि अंतर जातीय विवाह ज्यादा स्वीकार्य है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं और उसके बारे में लिखना ही है, क्योंकि वो जाति व्यवस्था की एक विशेषता है। देखिए, अगर शब्द थोड़े बहुत कम ज्यादा हो रहे हैं, जैसे 250 है, तो यदि 225 से 270 75 है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। पर यदि 150 शब्दों का प्रश्न है, उसमें हम 250 शब्द नहीं लिख सकते, उसको 200 से कम ही रखना होगा हमें। तो हम बताएंगे जब आगे कोई 150 शब्द का प्रश्न आएगा कि 150 शब्द के प्रश्न को कैसे लिखना है, तो उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है, उसका कितना महत्व रह जाएगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। जिसने अभी नहीं लिखा था वो एक बार फिर से प्रयास करें कि पहले आप इंट्रोडक्शन के बारे में सोचिए, क्योंकि यूपीएससी में आप देखेंगे तो स्टेप वाइज ही मार्किंग होती है। पहले वो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन में कुछ मार्क्स देंगे, फिर बॉडी पर आएंगे, फिर कंक्लूजन पर आएंगे। तो हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है, उसको मिस नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी इंपॉर्टेंस देनी है। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे हम और प्रश्न करेंगे तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखने हैं, किसके बारे में लिखा जा सकता है, वो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक बार और इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं कि इंट्रोडक्शन में देखिए, हमें बॉडी पता है कि बॉडी में हमें परिवर्तन और निरंतरता कैसे जातीय व्यवस्था की विशेषताओं में बनी हुई है, उसके बारे में चर्चा करनी है। उसके अलावा हमें पता है परिवर्तन और निरंतरता के कारक। तो इंट्रोडक्शन में हम परिवर्तन या निरंतरता में से एक के कारक दे सकते हैं। एक के कारक आप दे देंगे इंट्रोडक्शन में, दूसरे के कारक आप दे देंगे कंक्लूजन में। उसके अलावा आप जाति व्यवस्था के जो विशेषताएं हैं उनका उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये आपको तब यूज करना है जब आपके पास कुछ और नहीं हो लिखने के लिए, क्योंकि जाति व्यवस्था की विशेषताएं बॉडी पार्ट में वैसे भी लिखी जाएंगी। उसके अलावा तीसरे तरीके से आप इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। आपको पता है कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से आई, तो वर्ण व्यवस्था से कैसे जाति व्यवस्था और फिर जाति व्यवस्था से वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हुई, इसके बारे में आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। हाँ जी, आगे 150 शब्दों का प्रश्न कैसे लिखना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, अगले पार्ट पर चलते हैं जिसमें हमें बात करनी है परिवार और विवाह की। तो हमने कहा कि भारतीय समाज की कुछ विशेषताएं हैं, उसमें से एक जाति व्यवस्था थी, दूसरा जो है अब हम परिवार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, परिभाषा को पहले देखते हैं। ओके, तो दीक्षा ने पिछले प्रश्न के कंक्लूजन के लिए बताया है कि बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है उसका हम उदाहरण दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बता सकते हैं कि कैसे, क्योंकि करंट का एग्जाम्पल है, बहुत बेहतर है कि करंट के एग्जाम्पल से आपने लिंक किया कि इस कास्ट सेंसस की वजह से, जातिगत जनगणना की वजह से कैसे निरंतरता इसमें बनी हुई है। मेरी ईमेल आईडी है
hemant.tawar@byju's.com। ये आप नोट कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ विशेषताओं में चेंज भी होगा और कंटिन्यूटी भी होगी, यानी परिवर्तन भी होगा, निरंतरता भी होगी, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और वैसे ही लिखना है। उनको बजाय कि आप अलग-अलग लिखें, आप ऐसे ही लिखेंगे एक विशेषता, उसमें कैसे परिवर्तन आया है, कैसे निरंतरता बनी हुई है। उदाहरण के लिए अंतर्विवाह को यदि देखें, तो अंतर्विवाह आज भी बना हुआ है। आज भी ज्यादातर लोग अपनी जाति के अंतर्गत ही विवाह करते हैं, पर अंतरजातीय विवाह ज्यादा स्वीकार्य है आज। तो उसमें दोनों परिवर्तन और निरंतरता एक साथ आपको दिखेगी। चलिए, तो परिवार को यदि हम परिभाषित करने की कोशिश करें, तो एक परिवार कम से कम दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से परिभाषित संबंधों का एक समूह है। सामाजिक रूप से परिभाषित, जन्म, विवाह या गोद लेने से संबंधित है। देखिए, अब पहले तो यह ध्यान रखना है कि हम जब डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने कल बात की थी कि जब भी परिभाषित करते हैं तो परिभाषा हमेशा समाजशास्त्र में बदल रही है। तो अब यहां पर लिखा गया है, पहले इस परिभाषा को ही हम देखते हैं कि यहां पर लिखा गया है कि एक परिवार कम से कम दो व्यक्तियों के बीच संबंध है। अब आपने देखा होगा कि कोविड के बाद अनेकों परिवार ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक मेंबर बचा है फैमिली में, बाकी सबकी मृत्यु हो गई कोविड के कारण। यह बिल्कुल आपके पास रीसेंट उदाहरण है कि कुछ समय पहले हुआ है। तो क्या जरूरी है कि कम से कम दो व्यक्ति हों? नहीं, जरूरी नहीं है। एक अकेले व्यक्ति का भी परिवार हो सकता है। और आप देखेंगे कि एक अकेले व्यक्ति के परिवार की यदि हम बात करें तो वो भी बढ़ रहे हैं। फिर दूसरी बात कि ये जन्म, विवाह या गोद लेने से संबंधित है। अब देखिए कि कोई भी एक परिवार है, एक परिवार, आम परिवार को देखें जिसमें एक माता-पिता हैं और बच्चा है। ये एक आम परिवार जिसको हम जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या जॉइंट फैमिली है, क्या संयुक्त परिवार है। एक आम परिवार कि एक से अधिक मेंबर हैं, यहां पर एक से अधिक व्यक्ति हैं, उनके बीच में या तो विवाह से वो जुड़े हुए हैं, विवाह से संबंधित हैं, जैसे माता पिता के बीच में क्या है, विवाह से वो दोनों संबंधित हैं, या फिर जन्म से संबंधित है। बच्चा कैसे संबंधित है? जन्म से। तो ये हुआ आपका विवाह का संबंध और ये हुआ आपका जन्म का संबंध। अब ये जन्म का संबंध ना होकर ये गोद लेने का भी हो सकता है, अडॉप्शन का भी हो सकता है कि किसी बच्चे को गोद लिया गया, कि बच्चा नहीं पैदा हो रहा था परिवार में तो बच्चा गोद ले लिया। तो ये इनने परिवार की परिभाषा बताई है। अब यदि इसको आप देखें तो एक तो हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि एक से अधिक व्यक्ति हो परिवार में। इसी प्रकार से जैसे आप बात करें आज लिव इन रिलेशनशिप की, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपको पता होगा, जहां पर एक लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं और जरूरी नहीं है कि लड़का और लड़की हो, दो लड़के भी एक साथ हो सकते हैं, दो लड़कियां भी एक साथ हो सकती हैं, एक साथ रह रहे हैं, पर ना तो वो जन्म से, ना विवाह से, ना गोद लेने से संबंधित है। वो केवल एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक रसोई में साथ उनका खाना बन रहा है, जो अपने खर्च है उसका बंटवारा कर रहे हैं, तो वो भी एक परिवार है। तो जरूरी नहीं है, आज की परिभाषा यदि देखें, कि वो जन्म, विवाह या गोद लेने से संबंधित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से यदि आप देखें तो एक परिभाषा है परिवार की, कि जो लोग एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे और एक ही रसोई में जिनका खान-पान होता है। अब यदि इसको भी सोचें तो मान लीजिए आप पढ़ने के लिए, अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए, यूपीएससी की पढ़ाई के लिए अपने घर से बाहर निकले और शहर में जाकर रहने लगे। अब शहर में आप 2 दोस्तों, 3 दोस्तों ने मिलकर एक साथ कमरा लिया या घर लिया जिसमें आप रह रहे हैं। अब इस परिभाषा को यदि देखें तो एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक रसोई में आपका खाना बन रहा है और साथ ही साथ आपका जो व्यय है, जो खर्च है, उसको भी आप शेयर कर रहे हैं। तो वो भी एक परिवार हो गया। तो परिवार की परिभाषा ध्यान रखेंगे कि बदलती रहेगी। लेकिन हम करेंगे क्या कि परिवार का जो इंपॉर्टेंस है, जो उसका सिग्निफिकेंस है, जो उसका महत्व है, उसको हम देखेंगे उसके कार्य के रूप में। क्योंकि कोई भी जो आपके सामाजिक संस्थान है, हर सामाजिक संस्थान का एक फंक्शन है, एक कार्य है।
और इस सोशियोलॉजी में आप ध्यान रखेंगे कोई भी सामाजिक संस्थान है, उसका एक फंक्शन जरूर है, उसका एक कार्य जरूर है, अन्यथा वो संस्थान वहां पर नहीं होता। तो जैसे परिवार है, उसके कुछ फंक्शन है, उसके कुछ कार्य हैं। इसी प्रकार से विवाह है, उसके कुछ कार्य हैं। जाति व्यवस्था है, उसके कुछ कार्य हैं। जाति व्यवस्था में हमने क्या कहा था कि जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की व्यवस्था है। तो उसका कार्य क्या हुआ? श्रम विभाजन। तो समकालीन भारत में नहीं, पर यदि आप देखेंगे प्राचीन भारत में या पहले के समय में, तो आप पाएंगे कि श्रम विभाजन की एक व्यवस्था है। तो श्रम विभाजन उसका कार्य है। इसी प्रकार से जो परिवार है, उसका भी एक कार्य है। तो परिवार, ध्यान रखेंगे कि परिभाषित हमें ऐसे नहीं करना कि एक परिभाषा हो, एक फिक्स हो। जब भी उसे परिभाषित करेंगे तो जरूर लिखेंगे कि ये परिभाषा बदल रही है। और कोई भी उदाहरण ले लेंगे, जैसे मैंने लिव इन रिलेशनशिप का उदाहरण लिया, जिसमें एक लड़का लड़की या दो लड़के या दो लड़कियां साथ रह रहे हैं, और ना तो वो जन्म से, ना विवाह से, ना गोद लेने से संबंधित है, पर फिर भी वो एक परिवार कहलाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपको दूसरा उदाहरण दिया कि आप पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं और एक साथ रह रहे हैं, तो वो भी क्या है? परिवार की परिभाषा के भीतर ही आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि परिभाषा हमेशा बदल रही है, और जब भी परिभाषा लिखी जाए तो उसमें जो अपवाद है, उसमें जो परिवर्तन है, उसको भी जरूर मेंशन करेंगे। तो हमने कहा कि परिवार है या कोई भी सामाजिक संस्थान है, उसका कुछ कार्य होगा। तो परिवार के यदि कार्य देखें, तो परिवार को के कार्यों को मैंने 4 डायमेंशन में यहां पर लिखा है, 4 आयाम यहां पर लिखे हैं। सबसे पहले है जैविक कार्य, यानी बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन यदि देखें, तो परिवार बच्चों को जन्म देने के लिए एक संस्थान है। क्योंकि आप देखिए, विवाह से शुरुआत करें, परिवार समझने के लिए विवाह से शुरुआत करें कि विवाह है, विवाह के लिए आपका एक सेरेमनी होता है, एक फंक्शन होता है, एक प्रोग्राम होता है, जहां पर सभी लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, सभी इकट्ठे होते हैं, सभी एकत्रित होते हैं। वो किस लिए? ताकि सामाजिक रूप से उस विवाह को स्वीकार किया जाए। सामाजिक स्वीकृति के लिए वो आपकी सेरेमनी होती है। नहीं तो करने के लिए तो दो जने भी आपस में मिलकर विवाह कर लेते हैं, पर सामाजिक स्वीकृति जरूरी है। अब वो सामाजिक स्वीकृति इसलिए जरूरी है ताकि उन दोनों के बीच में जो संबंध है, दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, उसको स्वीकृति मिले। और उस संबंध से यदि किसी संतान की उत्पत्ति होती है, तो वो संतान भी आपका लेजिटिमेट हो। जैसे आपने देखा है कि यदि किसी बच्चे की माता या पिता के बारे में नहीं पता, और खास तौर पर पिता के बारे में नहीं पता हो, तो उसको क्या कहते हैं? देखा है ना, उसको समाज में स्वीकृति नहीं मिलती। जिनको अपने पिता के बारे में, माता के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं पता हो, तो सामाजिक स्वीकृति जो मिलती है विवाह के दौरान, उससे आपका बच्चे, जो उससे जो भी संतान की उत्पत्ति हुई है, उसको भी स्वीकृति मिलेगी, सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। तो पहला कार्य क्या हुआ? बच्चे को जन्म देना। दूसरा कार्य है यौन संतुष्टि, कि एक बायोलॉजिकल नीड है, एक आपकी जैविक जो जिसे कह सकते हैं कि जरूरत है, वो है यौन संतुष्टि की। तो यौन संतुष्टि आप सोच सकते हैं कि बिना परिवार के, बिना विवाह के भी हो सकती है, पर फिर वहां पर वही बात आएगी कि सामाजिक स्वीकृति वहां पर नहीं है। तो सामाजिक स्वीकृति के साथ यौन संतुष्टि और बच्चे को जन्म देना, इसका पहला कार्य है, जैविक कार्य। फिर परिवार की यदि बात करें, अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपके पढ़ाई में कुछ ना कुछ खर्च है, आपको फीस देनी है कॉलेज की, आपको फीस देनी है यहाँ पर कोचिंग की। आप यदि घर से बाहर रह रहे हैं, तो आपके घर का खर्च है। तो वो जो खर्च है, उसको कौन पूरा कर रहा है? उसकी पूर्ति आपका परिवार कर रहा है। तो परिवार का एक और आर्थिक कार्य हुआ क्या? कि आपस में सहयोग करना, आर्थिक सहयोग। दूसरा कार्य है परिवार का, कि परिवार में आमतौर पर आप देखते हैं कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कमा रहे हैं, और बाकी सब लोग उन्हीं पर आश्रित हैं अपने खर्च के लिए। तो ये जो आर्थिक निर्भरता है और आर्थिक सहयोग है, ये दूसरा कार्य है परिवार का। अब इसी के साथ साथ मैंने यहां पर लिखा है उत्पादन, वितरण और खपत। क्योंकि अब इसको आप देखिए,
कृषि के नजरिए से, कि पहले सभी परिवार कृषि में संलग्न थे, ज्यादातर परिवार कृषि में संलग्न थे, और बाद में आप देखते हैं कि आपके उद्योग स्थापित हुए, सेवा क्षेत्र आया, उससे पहले सभी कृषि में संलग्न है। तो कृषि में आप देखते हैं कि जो परिवार है वो उत्पादन करने में जुटता है, एक साथ उत्पादन करते हैं। तो उनका कुछ जमीन है, उनका कुछ लैंड है, वहां पर वो कृषि करेंगे और वहां से उत्पादन होगा। तो एक उत्पादन करने की यूनिट है। इसी प्रकार से जो भी उत्पादन हुआ, जो भी प्रोड्यूस वहां से आया आपका कृषि से, एग्रीकल्चर से, उसको समान रूप से बांटा जाएगा आपकी जरूरतों के अनुसार। तो छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना, उनको भोजन देना, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना, इसी प्रकार से जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना, इसी प्रकार से जो परिवार के अन्य मेंबर हैं, अन्य व्यक्ति हैं जो परिवार में, उन सभी का ध्यान रखना। उन सभी के लिए आप देखिए तो परिवार एक आर्थिक सहयोग की व्यवस्था है। उसके बाद बच्चों का समाजीकरण, हमने पहले भी बात की कि समाजीकरण क्या प्रक्रिया है, कि समाजीकरण को यदि देखें तो समाज का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो व्यक्ति समाज से तौर तरीके, कैसे वो व्यक्ति समाज से बोलना, भाषा, अपना धर्म, अपनी पहचान सब कुछ सीखता है, उस प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। तो जो आपके विचार हैं, जो भी आप सोचते हैं, जिस प्रकार से आप सोचते हैं, वो सभी आपके समाजीकरण से आ रहे हैं। कि कैसा आपका समाज है। आपने देखा है कि जो ग्रामीण समाज से आ रहे हैं, और उसमें भी बहुत ज्यादा आपके अंतर मिलेंगे कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, कि ज्यादातर क्षेत्र में भारत में आप पाएंगे कि यदि आप अपने माता पिता से या किसी भी बड़े से बात करते हैं, तो आप उनको प्लूरल वे में एड्रेस करते हैं, आप कहकर बात करते हैं। पर यहीं आप किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, जैसे हरियाणा में, तो वहां पर आप शब्द का इस्तेमाल करने का प्रचलन नहीं है। इसी प्रकार से आप कर्नाटका में चले जाएं, उत्तरी कर्नाटका में, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आप शब्द का प्रचलन नहीं है। तो सभी से एक समान बात की जाती है। तो वो क्या है? वो जिस प्रकार के आप समाज में रहेंगे, वहीं के तौर तरीके आप सीखेंगे। तो हर समाज में आप अलग अलग तरीके से चीजें सीखेंगे। अब समाज से पहले, सबसे पहले आपके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस होता है? आप एक परिवार में पैदा होते हैं, तो सबसे पहला जो प्रभाव है आपके ऊपर, वो उस परिवार का पड़ता है। तो जो पहला समाजीकरण किसी भी बच्चे का होता है, वो परिवार में ही होता है। तो यही परिवार उसको बताएगा कि क्या आपकी पहचान है, किस परिवार से आप हैं। वो उनको बोलना सिखाएगा, भाषा सिखाएगा, परिवार के, समाज के तौर तरीके सिखाएगा। तो बच्चों का समाजीकरण परिवार का एक और इंपॉर्टेंट और एक और महत्वपूर्ण फंक्शन या कार्य है। ये सोच के देखें कि कोई बच्चा है, यदि परिवार ना हो, कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी संतान की उत्पत्ति हुई, तो उनका समाजीकरण कौन करेगा? तो जो पहला समाजीकरण है बच्चों का, वो परिवार के द्वारा किया जाता है। तो वही परिवार उनको भाषा, रीति रिवाज, मानदंड, मूल्य इत्यादि सिखाएंगे। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कार्य है। अब ये मनोवैज्ञानिक कार्य कुछ समय लगा, काफी लेट ये इसको एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया, क्योंकि आप भारत में देखेंगे तो ज्यादातर आपको संयुक्त परिवार दिखते हैं। पर यदि आप पश्चिम में जाएं, आप अमेरिका में जाएं, तो वहां पर आप देखेंगे कि ज्यादातर आपको न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार दिखते हैं, छोटी फैमिली। तो वहां पर आपने देखा कि एकल परिवार होने के कारण भी, अन्यथा भी, डाइवोर्स का रेट बहुत हाई है। जो विवाह विच्छेद है वो अत्यधिक है। अब विवाह विच्छेद के कारण आप देखें कि आपको यदि कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी परेशानी है, तो आप किससे बात करते हैं? आप अपने परिवार से बात करते हैं। आप अपने माता-पिता को समस्या बताते हैं। क्योंकि पहले आप कोशिश करेंगे कि अपने स्तर पर उस समस्या को झेल लें, उस समस्या का निवारण करें। उसके बाद अपने आप दोस्तों से पूछेंगे। लेकिन यदि किसी से भी कोई निवारण नहीं होगा, तो आप परिवार के पास जाते हैं। ना केवल ये, आप देखें कि एक इमोशनल अटैचमेंट आपकी परिवार के साथ हमेशा रहती है, खास तौर पर आपके माता-पिता और भाई-बहन के साथ। तो इस कार्य को पहले महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। फिर जैसे-जैसे विवाह विच्छेद बढ़े पश्चिम में, तो मनोवैज्ञानिक कार्य को भी बहुत महत्व दिया गया कि यदि परिवार नहीं होगा, तो किसके साथ आप बातचीत करेंगे, कौन आपको प्यार करेगा,
कौन आपका ध्यान रखेगा, किसके साथ आप अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो परिवार एक मनोवैज्ञानिक कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। देवेंद्र, जो आपका प्रश्न है उत्पादन को लेकर, उसको जब हम परिवर्तन की बात करेंगे तब मैं आपको और बेहतर तरीके से क्लियर कर दूंगा। सामाजिकरण का मूल उद्देश्य क्या होता है? देखिए, हमने कहा था कि समाज कब कार्य करेगा। आप एक बार परिवार को भी हटा दें, तो समाज में हमने कहा था कि समाज के कुछ रीति रिवाज हैं, समाज के कुछ नियम हैं, समाज के कुछ मूल्य हैं। तो समाज के यदि मूल्यों की हम बात करते हैं, तो समाज के मूल्य कौन आपको बताएगा? समाज ही बताएगा। क्यों? क्योंकि यदि समाज के कोई मूल्य ना हो, समाज के कोई नियम ना हो, तो सब अलग-अलग तरीके से बर्ताव करेंगे, सब अलग-अलग तरीके से रहेंगे और ये जो एकता है समाज में, वो नहीं आ पाएगी। तो समाजीकरण का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो समाज के नियम हैं, जो रीति-रिवाज हैं, उनको समझे और उनका पालन करे और उसी के कारण जो आपका यूनिटी है, जो आपकी एकता है, वो बनी रहे। हाँ जी, आप यशा कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हरियाणा में हर जगह हो। हाँ जी, हर जगह नहीं है, वो हमने कहा कि भारत में आप ध्यान रखेंगे और खास तौर पर समाजशास्त्र में जब हम चर्चा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा राष्ट्र है और हर एक जगह से दूसरी जगह आप जाएँगे, तो बहुत सारे अंतर आपको मिलेंगे। चाहे वो रीति-रिवाज़ हो, चाहे वो रहन-सहन हो, चाहे वो भाषा हो। एक ही डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही भाषा को अलग-अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये अंतर आपको मिलेंगे। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि पूरे हरियाणा में, आपको केवल उदाहरण दिया है कि वो समाज एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे, तो आपके सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक नियम हैं, वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि परिवार क्या है और परिवार के ये जो एक सामाजिक संस्थान है, उसके कार्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो आम तौर पर जो फंक्शन है, जो कार्य है, उनको नहीं पढ़ाया जाता, पर इस बार ये जो बच्चों का सामाजिकरण है, इस कार्य पर प्रश्न था। 2023 में मेंस पेपर में, मुख्य परीक्षा में बच्चों के समाजीकरण को लेकर प्रश्न था। प्रश्न परिवर्तन पर और उसके प्रभाव पर था, पर ये जरूरी है कि आपको समझना कि एक फंक्शन है, एक कार्य है परिवार का, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब देखिए, अब इन यदि कार्यों को देखें और ना भी देखें तो भी आप अगर सोचने की कोशिश करें कि ये जो कार्य हैं, इनके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। ये जो कार्य हैं, इनके नकारात्मक प्रभाव भी होंगे व्यक्तियों पर। तो क्या कोई यहां पर बता सकता है कि क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे इन कार्यों के? ये जो परिवार है, जो परिवार नामक संस्थान है, इसके क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे? जल्दी से सोचें। समाज के नियम कैसे बनते हैं? ये तो कल चर्चा हुई थी ना कि आप समाज के नियम के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ हो सकता है, किसी एक व्यक्ति ने कोई सामाजिक नियम बनाए, फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया। बस ये ध्यान रखना है कि सामाजिक नियम तब बनेंगे जब समाज उसको स्वीकृति देगा। हमने कहा था कि राजनीतिक स्तर पर कोई परिवर्तन लाया जा सकता है, पर जब तक समाज उसको स्वीकृति नहीं देगा, तब तक आप देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा। बेशक राजनीतिक तौर पर परिवर्तन आ गया हो। तो सामाजिक नियम बहुत अनेक प्रकार से बन सकते हैं, कल इस पर चर्चा हुई है। बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि सबसे पहली बात कि यदि हम परिवार को देखें, तो परिवार पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्कल है। मतलब जो महिलाएं हैं उनके प्राधिकार हैं वो कम है और जो पुरुष हैं उनके प्राधिकार ज्यादा हैं। बहुत बेहतर। उसके बाद आप रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं। जब हमने कहा कि समाजीकरण परिवार के द्वारा हो रहा है, तो आप देखेंगे कि परिवार जो समाजीकरण कर रहा है, वो बहुत ही लिमिटेड है। वो आपके जो पारिवारिक मूल्य हैं, जो परिवार की समझ है, वहां तक सीमित है। तो वो एक समस्या हो सकती है। उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा बेहतर चीजें नहीं पता चलेंगी। आपको नहीं एक्सपोज़र मिलेगा बाहर की चीजों का।
बहुत बढ़िया। कि व्यक्ति है, जब हमने कहा कि एक परिवार में रहते हैं, आप सोच के देखिए, एक परिवार में आप रहते हैं, आम तौर पर बचपन से ही परिवार में जो आपके बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो तय कर लेते हैं कि क्या आप आगे जाकर बनेंगे, क्या आपको करना है। तो कहीं न कहीं आपकी स्वतंत्रता खत्म होती है, परिवार के कारण। क्योंकि हर परिवार के कुछ पारिवारिक नियम होंगे और उन नियमों का पालन करने के कारण जो व्यक्ति है, उसकी स्वतंत्रता कम होगी। बहुत बढ़िया। तो व्यक्तिगत निर्णय आप नहीं ले पाएँगे। जी, बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि बच्चों में आप मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक। वो किस लिए? क्योंकि उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिलती। देखिए, ऋषिका, आपने लिखा है कि परिवार में यदि कोई शिक्षित नहीं होगा, तो मूल्य अच्छे नहीं होंगे, समाजीकरण अच्छा नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पर 2 बातों का हमें ध्यान रखना है। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि शिक्षा से हम बेहतर जीवन को बना सकते हैं। शिक्षा से लोगों को नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, उनको जो आपके ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में पता चलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यदि आप देखें, तो ये जो शिक्षा का प्रचलन है, स्कूलिंग जो आपका सिस्टम है, एजुकेशन है, वो कब से आया? ब्रिटिशर्स के आने से आया, अंग्रेज़ों के साथ आया। उससे पहले आपका सिस्टम अलग है, ट्रेडिशन अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा ही केवल बेहतर मूल्य किसी व्यक्ति में ला पाए। ज़रूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखिए तो थोड़ा-सा हमें बचकर ध्यान से उनको लिखना है। ओके, तो आपने यही जो आपके समस्याएँ हैं, परिवार के कार्यों की, आपने ज़्यादातर सभी लोगों ने सब कुछ बता दिया है, यहाँ पर सब एक साथ है। तो आप देखेंगे कि परिवार को आप एक निजी पितृसत्ता का क्षेत्र मान सकते हैं और ध्यान रखेंगे कि अगर पितृसत्ता नहीं भी ध्यान होता, तो पैट्रियार्की शब्द है कि आप पाएँगे कि आम तौर पर परिवार में जो आपके मेल मेंबर्स हैं, जो पुरुष हैं, उनके प्राधिकार ज़्यादा हैं। कोई भी यदि आपको डिसीजन लेना है, कोई भी यदि आपको मान लीजिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई भी आपके परिवार से जुड़े हुए फैसले हैं, वो आमतौर पर कौन लेता है? पुरुष लेता है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो महिलाएँ हैं, उनके प्राधिकार कम हैं, उनका दबन ज़्यादा है। उसी के साथ-साथ आप देखेंगे कि जो महिलाएँ हैं, वो केवल अवैतनिक श्रम करती हैं। अब इसमें बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उस पर हम आएँगे कि कैसे इन फंक्शंस में, इन कार्यों में परिवर्तन आ रहा है। पर आम तौर पर आप पाएँगे कि जो महिलाएँ हैं, वो घर के काम-काज करेंगी, अवैतनिक श्रम करेंगी और जो पुरुष हैं, वो घर से बाहर जाएँगे, वैतनिक श्रम करेंगे और पैसा लाएँगे। और यहाँ पर किसी ने लिखा भी है कमेंट्स में कि सभी की, परिवार के सभी व्यक्तियों की निर्भरता पुरुष के ऊपर होना। क्यों? क्योंकि वही हैं जो कोई वैतनिक श्रम कर रहे हैं। तो वो जो अत्यधिक निर्भरता है, वो भी समस्या है। उसके बाद हम बनाम उनका विभाजन। क्योंकि देखिए, हमने कहा था कि एक व्यक्ति है, फिर 2-3 व्यक्तियों को मिलकर एक परिवार बना, कई परिवारों को मिलकर समाज बना और आप देखेंगे भारतीय समाज, इसी के एक्सटेंशन को आप क्या कह देंगे? राष्ट्र बना। अब ये परिवार की भावना आने के कारण कि मैं इस परिवार से हूं, आप उस परिवार से हैं, उसके कारण आप देखेंगे कि समाज में संघर्ष बढ़ता है। क्योंकि आम तौर पर आप देखेंगे जो आपके संसाधन हैं, उनके लिए सब कार्य कर रहे हैं। आप पढ़ाई करके बेहतर कुछ करना चाहते हैं, किस लिए? ताकि बेहतर संसाधन हो, बेहतर आप जीवन यापन कर पाएँ। तो ये जो परिवार नामक संस्था है, जो परिवार की संस्था है, इसके कारण आप देखते हैं कि समाज में विभाजन होता है। तो ये परिवार जो है, ये भी समाज का खंडीय विभाजन कर रही है। उसी के साथ-साथ आपके यदि परिवार में देखें तो जो पारिवारिक मूल्य हैं, उनसे बाहर जाके आप कार्य नहीं कर सकते। परिवार के नियमों के आगे आपकी स्वतंत्रता कम हो जाती है और उसी के कारण आपके व्यक्तित्व का मुक्त विकास नहीं हो पाएगा, फ्री डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि आप बड़े होकर आप बचपन से ही आर्ट्स में काफ़ी बेहतर हैं, आपको ड्राइंग पसंद है, आप अच्छा स्केच कर लेते हैं। आप चाहते हैं कि आप आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में या स्केचिंग में आप अपना करियर बनाएँ। पर यदि परिवार कहेगा कि नहीं,
आपको डॉक्टर ही बनना है, तो कहीं न कहीं परिवार ही है जो आपको आर्थिक सहयोग देगा पढ़ाई के लिए, परिवार ही है जो आपको मनोवैज्ञानिक सहयोग देगा और परिवार यदि मना कर दे, तो फिर आप कैसे करेंगे? आपको ना चाहकर भी जो परिवार चाह रहा है वो चीज़ करनी पड़ेगी, वो कार्य करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जो आपकी स्वतंत्रता है वो खत्म होगी, उससे आपकी रचनात्मकता प्रभावित होगी, क्योंकि आप उसी तरीके से जिस तरीके से आपका परिवार चला आ रहा है, उसी तरीके से आप चलने की कोशिश करेंगे, चलने की चेष्टा करेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि परिवार को यदि देखें, तो इसको कहते हैं कि जो मार्क्सिस्ट क्रिटिक इसको कहते हैं, आपको ध्यान नहीं रखना है कि किसने दिया, लेकिन वो ये है कि कि संपत्ति जो है एक परिवार के अंतर्गत ही रहती है। अब यदि हम देखें कि एक परिवार है वो अपनी संपत्ति अपने बच्चों को देगा, माता-पिता से बच्चों को जाएगी, बच्चे अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे प्रॉपर्टी। ऐसे ही आप देखते हैं ना कि एक किसी परिवार में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, संपत्ति प्रेषित की जाती है। तो इसको भी एक क्रिटिक, इसको भी एक आलोचना माना गया है कि ये परिवार की संस्था होने के कारण प्रॉपर्टी उसी परिवार में रह जाती है। तो जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो ज्यादा प्रॉपर्टी उसी परिवार में रहेगी आने वाले कितने भी जनरेशंस तक। जबकि होना ये चाहिए कि एक समाज में यदि व्यक्ति रह रहा है, तो वो सामाजिक होने चाहिए जो संसाधन। क्योंकि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसका ये मानना है कि जो संसाधन है वो समाज के हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी परिवार विशेष के नहीं है। तो ये जो आप ट्राइबल सिस्टम देखते हैं, आपने जनजातियां देखी हैं, उसमें जब हम जनजातियों को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि उनमें आम तौर पर सिस्टम ये है कि जो लैंड है, जो आपका कृषि के लिए आपकी जो भूमि है, वो सभी की है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि सिस्टम क्या है कि प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति के नाम पर होती है, पर वहां पर प्रॉपर्टी व्यक्ति के नाम पर नहीं होती। प्रॉपर्टी पूरे ट्राइबल ग्रुप की है, पूरे उस जनजातीय समूह की है, वो एक किसी व्यक्ति की नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी पर, उस भूमि पर सब एक साथ कृषि करेंगे, उससे कुछ उपज होगी, उससे कुछ उत्पादन होगा और फिर उसका वितरण समान रूप से सभी परिवारों में किया जाएगा। तो इसलिए इसको भी एक आलोचना माना गया है। अवैतनिक श्रम मतलब जैसे घर के काम है, खाना पकाना, कपड़े धोना, तो वो जो अवैतनिक श्रम है, जिसका कोई वेतन नहीं मिलता, जिसकी कोई सैलरी नहीं मिलती, आमतौर पर कौन करता है? घर की महिलाएं। हाँ जी, देखिए आप कह रहे हैं कि परिवार समाज के प्रति ज़िम्मेदार, हाँ जी, समाज के प्रति ज़िम्मेदार है क्योंकि जो परिवार समाजीकरण कर रहा है, वो खास तौर पर सामाजिक नियमों का ही कर रहा है, पर वो आलोचना में नहीं आएगा। आलोचना में किस प्रकार से आएगा? इस प्रकार से उसको आप आलोचना में लिख सकते हैं। हाँ जी, यदि परिवार नहीं होगा तो हमने कहा मनोज कि परिवार का कुछ कार्य है, तो अगर यदि परिवार नहीं होगा या परिवार में समाजीकरण नहीं होगा, तो असामाजिक तत्व आप बन सकते हैं। असामाजिक कार्य आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हम बनाम उनका विभाजन। मतलब ये है कि मैं इस परिवार से हूं, आप दूसरे परिवार से हैं, तो वो इससे क्या हो रहा है? समाज में विभाजन हो रहा है। समाज का खंडीय विभाजन हो रहा है परिवारों में। जबकि एक होने की हम कहते हैं ना कि हम भारतीय हैं, हम सब एक हैं। ऐसा ही है ना कि हम कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। हमारी एक पहचान है जो है भारतीय होने की। लेकिन जब आपकी बात आती है अपने क्षेत्र पर, तो फिर हमारी क्षेत्र के प्रति हमारा जो स्नेह है वो उजागर होता है। जब परिवार की बात आती है तो परिवार तो सबसे पहली यूनिट है कि व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ भी करेगा। और इसी परिवार को यदि हम देखें कि जो आपका समाज है उसका बहुत सारे परिवारों में विभाजन है, तो उससे कहीं ना कहीं सामाजिक एकता कम होती है। पहला पॉइंट है कि जो आपके अधिकार हैं, यदि आप परिवार को देखें तो परिवार के कुछ नियम हैं, उन नियमों का आपको पालन करना है। उन नियमों का यदि आप पालन करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व का मुक्त विकास नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए मैंने दिया कि आप आर्ट्स में आप रिक्शा चलाना चाहते हैं जीवन में, आपको पसंद है किसी कारण से, लेकिन परिवार कहेगा कि नहीं, आपको पढ़ना है और कुछ और करना है।
हाँ जी, अंततः विवाह पर जोर डालना भी पारिवारिक आलोचना है, जो पहले पॉइंट में वो कवर्ड है कि परिवार में यदि आप देखेंगे तो पारिवारिक मूल्य आपके कहेंगे कि भाई 25 की उम्र में, 26 की उम्र में, 28 की उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए, जिसको बेहतर समझा जाता है, वो हर परिवार का अलग है। तो अब वो परिवार के दबाव में अंततः आपको विवाह करना होगा। अब कुछ लोग उससे खुश होंगे कि चलिए विवाह हो गया और कुछ लोग उससे परेशान भी होंगे। ओके, चलिए तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए परिवार की आलोचना पर डायरेक्ट क्वेश्चन आना अ, की संभावना कम है, लेकिन जो परिवर्तन आ रहा है उस पर प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। तो अब हम अगली बात ये करेंगे कि पहले परिवार के जो आपके परिवर्तन है कार्यों में, उनको हम देखेंगे। कि हमने कहा कि परिवार के कुछ कार्य हैं, अब उन कार्यों के में जो परिवर्तन आया है उसको हम देखते हैं एक-एक करके। अब देखिए, सबसे पहले हम मान लीजिए शिक्षा की बात करें, शिक्षा और समाजीकरण की ही बात करते हैं। कि पहले के टाइम में आप देखेंगे कि जो आपका समाजीकरण है, जो आपकी शिक्षा है, वो कौन प्रदान कर रहा था? परिवार। कि परिवार आपको बचपन से ही बोलना सिखाते हैं ना, कै कै गै गै। बोलना सिखाते हैं, माँ बोलो, पिताजी बोलो, ये सब। भाषा के बारे में सिखाते हैं, अपने धर्म के बारे में सिखाते हैं। ये आम तौर पर परिवार करता है। लेकिन अब यदि आप देखें खास तौर पर आपके शहरों में, तो आप पाएंगे कि ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये जो शिक्षा प्रदान करना है, ये अब आपके कुछ विशेष संस्थान करने लगे हैं। जैसे शिक्षा की यदि हम बात करें, तो पहले कोई औपचारिक शिक्षा का आपके पास विकल्प नहीं था, क्योंकि आमतौर पर सब कृषि में या जो भी परिवार का कार्य है, उसी में कार्य करते थे। तो वो जो भी कार्य है, वो परिवार आपको सिखा देता था और आप उसको करते रहेंगे। कि कृषि है, आपको कृषि बचपन से ही सिखाई जाएगी, जब आप बड़े होंगे, तब आप अपने परिवार की मदद करेंगे कृषि में। तो कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। पर अब आपके पास औपचारिक संस्थान है। अब बच्चा शुरू से ही प्री स्कूल से लेकर, प्री नर्सरी से लेकर फिर 12वीं तक स्कूल में जाना शुरू करता है। तो ये जो शिक्षा है, वो परिवार में ना होकर अब आपके औपचारिक संस्थान में हो रही है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि औपचारिक संस्थान में अब ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि आप पाएंगे कि अब जो आपके कार्य हैं, जो अब आपकी नौकरी है या फिर जो भी आपको आगे जाकर व्यवसाय करना है, वो उतना सरल नहीं है। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, अब चीजें मुश्किल हो गई हैं, इसलिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि हर कोई बड़ा होकर कृषि नहीं करना चाहता। हर कोई बड़ा होकर मान लीजिए कि जो भी परिवार का वीविंग है या फिर बुनने का काम है, वो हर कोई नहीं करना चाहता। और आपको पता है कि अब जैसे कृषि है, तो कृषि उतना प्रोडक्टिव नहीं है। कृषि से अब उतना पैसा आप नहीं निकाल सकते कि ठीक-ठाक जीवन व्यापन हो जाए। तो परिवार के व्यक्ति भी नहीं चाहते, जो आपके माता-पिता हैं, वो भी नहीं चाहते कि आप बड़े होकर कृषि में ही जाएँ। वो भी चाहते हैं कि आप पढ़ाई-लिखाई करें और कोई अन्य व्यवसाय करें, जिससे आपके जीवन का जो स्तर है, वो बेहतर हो जाए। तो पहले यदि आप देखेंगे तो काम सरल है, परिवार ही आपको सिखा देगा। तो परिवार ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो आपकी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बातें हैं, उनके बारे में सिखाता था। पर अब ये जो औपचारिक संस्थान है, अब यहाँ पर आप धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें ना सीख कर आप औपचारिकता की ओर जाते हैं। आप साइंस के बारे में पढ़ते हैं, आप अलग-अलग भाषाएँ पढ़ते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं, आप लिटरेचर पढ़ते हैं। तो अब आप देखते हैं जो शिक्षा है, पहले परिवार में होती थी, अब औपचारिक संस्थान में हो रही है। ये परिवर्तन है। अब ये जो परिवर्तन है औपचारिक का मतलब फॉर्मल। अब ये जो परिवर्तन है, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। इसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी। परिवर्तन आया है, तो उसका प्रभाव तो होगा। तो जल्दी से बताएँ कि इसका क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव होगा? जल्दी से। हाँ जी, गुरुकुल पहले भी होते थे, पर यदि आपको ध्यान हो अपनी जाति व्यवस्था के बारे में, तो वो बहुत लिमिटेड थे। एक तो केवल सीमित जातियों के बच्चे ही वहाँ पर पढ़ सकते थे, एक बात। दूसरा कि जो गुरुकुल थे, वो भी सीमित थे और गुरुकुल में भी आपको फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा नहीं मिल रही थी। वहाँ पर भी आपको धर्म से जोड़कर चीज़ें मिलती थी।
ये जो आपका परिवर्तन आया है इस कार्य में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, इसे आप आधुनिक के साथ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपने कहा कि फैमिली से अटैचमेंट कम होगी। राष्ट्र निर्माण में जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिखा, उसको लिख सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण में लोग ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूट कर पाएँगे। नहीं, सामाजिकरण में तो परिवर्तन आया है। सांस्कृतिक विरासत का लुप्त होना, देखिए बहुत बढ़िया। चौहान ने बताया है कि सांस्कृतिक विरासत लुप्त हो रही है, क्योंकि पहले आप देखेंगे कि जो परिवार है, परिवार के द्वारा ही आपको आपकी सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने परिवार के बारे में, चीज़ों के बारे में बताया जाता था। पर अब जब परिवार आपको शिक्षा नहीं दे रहा, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो आपके परिवार विशेष के बारे में, जो आपके परिवार के रीति-रिवाज हैं, उनके बारे में आपको नहीं बताएँगे। बहुत बढ़िया। स सभी को समान शिक्षा। हाँ जी, तो आप देखें कि पहले परिवार यदि आपको शिक्षित कर रहा है, तो हर परिवार के अलग-अलग नियम हैं और ज़्यादातर परिवारों के नियम सामाजिक नियम से जुड़े हुए हैं। चाहे वो गलत हो, चाहे सही हो, लेकिन उन्हीं में शिक्षित किया जाता था। आप देखिए कि पैट्रियार्की है या जो सदात्मक समाज है हमारा, वो किस लिए बना हुआ है? क्योंकि परिवार से और समाज से ही आपका समाजीकरण हुआ है और वहाँ से आप पाते हैं कि नहीं, ये तो नॉर्मल है। कि लड़कियां घर में ही रहें, बाहर जाकर नौकरी ना करें, पढ़ाई ना करें, ये तो नॉर्मल है। तो यदि ऐसा नहीं होगा, तो जो आपके ह्यूमन वैल्यूज हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, उसके बारे में आप सीखेंगे स्कूल में जाकर। अब आप देखते हैं कि हर चीज को आप एक साइंस की और एक रीजनिंग की लाइट में देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो सामाजिक नियम है, उन्हीं से आपके नियम निकल कर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। फिर संस्कारों को लेकर या फिर आप कह सकते हैं कि परिवार के रीति-रिवाज, परिवार के जो मूल्य हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। धर्म के बारे में कम सीखेंगे, बहुत ठीक। अब बेहतर रोजगार मिलेगा लोगों को, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये है कि पहले जो आपकी सीमित अंडरस्टैंडिंग थी, सीमित शिक्षा थी, अब उसका जो दायरा है बढ़ा है। अब आपको नई चीज़ों के बारे में, बाहर की चीज़ों के बारे में पता चलता है। अंधविश्वास कम होगा, बढ़िया। मूल्यों पर प्रभाव, बढ़िया। ओके। लोग जागरूक होंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपने जो पॉइंट्स बताए हैं, बिल्कुल ठीक है। बस बात ये है कि आपको ध्यान रखना है कि परिवार है, उसके कुछ कार्य हैं। अब ये जो उसके कार्य हैं, उनमें परिवर्तन आ रहा है। अब ये परिवर्तन आने के कारण उसके कुछ प्रभाव होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। और इस बार यदि आपको बताऊं, तो वो जो प्रश्न था, वो एग्जैक्टली इसी पार्ट पर था। बात थी मनोरंजन की और समाजीकरण की, और उनने कहा था कि इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रश्न था ये इस बार। तो यदि आपको सोचना आ गया, तो आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। पहले तो कंसेप्ट क्लियर हो कि आपको कार्य समझ में आए। दूसरी बात यह है कि कार्य में परिवर्तन कैसे आ रहे हैं, वो समझ में आए। परिवर्तन के क्या प्रभाव हो रहे हैं, वो समझ में आए। इसको जैसे मैंने लिखा है, आप यहां पर लिख लें कि जैसे प्रभाव है, तो आप बात कर सकते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन या फिर सार्वभौमिक शिक्षा की। इसी प्रकार से हमने और पॉजिटिव क्या कहा था कि अब जो आपकी शिक्षा है, वो केवल धर्म तक सीमित नहीं है। अब आपको औपचारिक शिक्षा मिलती है, जिससे आप एक आपके आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, कौशल विकास होगा। अब कौशल विकास होगा, तो आप राष्ट्र निर्माण में ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूशन कर पाएँगे। साइंटिफिक अप्रोच बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से नेगेटिव आप लिख सकते हैं, जो पारिवारिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक विरासत है, जो आपका धर्म है, उसके बारे में आप नहीं सीख पाएँगे। अगला पॉइंट है मनोरंजन को लेकर। तो हमने कहा कि जैसे शिक्षा की हमने बात की, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि पहले आपके मनोरंजन का क्या तरीका था।
मनोरंजन का तरीका ये था कि आप अपने दादी-दादा, नानी-नाना या और घर के किसी व्यक्ति के पास जाएँगे, वो आपको कोई ना कोई कहानी, कोई किस्से, कोई किंवदंती बताएँगे, कोई दंत कथाएँ सुनाएँगे, चाहे वो धर्म से जुड़ी हुई हों और ज़्यादातर आप पाएँगे कि वो धर्म से या मूल्यों से जुड़ी हुई होती थी, जिससे आप अपनी संस्कृति के बारे में जानते थे, आपके जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, उनके बारे में जानते थे और आपका मनोरंजन भी होता था। पर अब यदि आप मनोरंजन को देखेंगे, तो अब टेलीफ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, बाहर पीवीआर में जाकर मूवी देखना, तो उसमें परिवर्तन आया है। अब इसमें जो परिवर्तन आया है, इसका प्रभाव भी ऐसा ही है, जैसा शिक्षा का है। क्योंकि अब आप अपनी संस्कृति के बारे में नहीं सीख पा रहे। बात तो ये है कि आप अपनी संस्कृति के बारे में नहीं सीख पा रहे। आपकी सांस्कृतिक विरासत लुप्त हो रही है। उसी के साथ-साथ आप देखेंगे कि आपका पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अटैचमेंट कम हुआ है। उसके बाद यदि आप देखेंगे, तो पॉजिटिव साइड पर, सकारात्मक तौर पर आप पाएँगे कि आपको अब पूरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है। अब आपका जो वर्ल्ड व्यू है, वो सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। अब आपको हर चीज़ के बारे में पता चल रहा है, जनसंचार माध्यम से। तो इसी प्रकार से जैसे आपने पहले सकारात्मक और नकारात्मक देखे, अब आप इसको भी देख लेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें धर्म की, तो पहले आपका परिवार आपको धर्म में आपका समाजीकरण हो रहा है। परिवार आपको बता रहे हैं कि आपका धर्म है, पर अब यदि हम देखते हैं, धर्म का निजीकरण हुआ है। धर्म अब आपका एक निजी क्षेत्र में तक सीमित रह गया है। क्या आप धर्म फॉलो करना चाहते हैं? अब घर वाले या परिवार वाले उस प्रकार से आपको फ़ोर्स नहीं करते। यदि आप देखेंगे, मैं फ़र्क ये है कि जब आप छोटे होंगे, तो परिवार मान लीजिए आप हिंदू हैं, तो आपका परिवार कहेगा कि हाँ, आपको इस दिन मंदिर में जाना चाहिए, प्रसाद लगाना चाहिए। ये पूजा होगी, ये हवन होना है। अब यदि आप देखते हैं नई जनरेशन को और खास तौर पर शहरों में, तो आप पाएँगे कि धर्म को लेकर उतना वर्चस्व नहीं रहा है और खास तौर पर बच्चों को आप फ़ोर्स नहीं कर सकते कि ये जो आपका धर्म है, इसके नियम हैं, इसके कुछ रीति-रिवाज़ हैं, इनका आपको पालन करना है, नहीं। अब ये उनका निजी कार्य है, ये अब उनके निजी क्षेत्र तक सीमित है। हाँ जी, देखिए आपको एक-एक करके याद आ रहा है कि इससे स्थानीय भाषा का भी लोप होता है, बिल्कुल ठीक। कि जो आपकी मदर टंग है, वो उसमें आप नहीं सीख पाएँगे। लेकिन यहीं आप देखते हैं कि अब जो शिक्षा की बात हुई है, अगर आपने नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा हो अखबार में या फिर किसी दूसरी क्लास में, तो आप पाएँगे कि नई शिक्षा नीति 5वीं और 8वीं तक आपकी मदर टंग जो आपकी स्थानीय भाषा है, मातृभाषा है, उसमें आपको पढ़ाने की बात कर रही है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी आर्थिक सहयोग की, कि आर्थिक सहयोग उसका परिवार का एक कार्य है, कि परिवार ही आपका आर्थिक सहयोग करता है। कास्ट मतलब जाति और रिलीजन मतलब धर्म, बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है उनमें। जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, जबकि हम धर्म की बात करते हैं, तो उसको आध्यात्मिक रूप से आप देखते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो एक सामाजिक संस्थान बन गया है, लेकिन वो आपके आध्यात्मिक जीवन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आर्थिक सहयोग की यदि हम बात करें, तो हमने कहा कि परिवार जो है, वो आपका आर्थिक व्यवस्था पूरी करता है।